हेलो एवरीवन। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका सेकंड टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लास नाइन्थ है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। नीड टू कन्वीन मीटिंग ऑफ ईस्ट स्टेट्स रीजन्स। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ी कि ईस्ट स्टेट्स जो थी उसकी मीटिंग जो थी उसको कन्वीन किया गया। अब उसके कारण क्या क्या थे, किस वजह से उसको कन्वीन किया गया। Monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। तो सिर्फ जो मोनार्क था, जो वहाँ का राजा था, बादशाह था, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था, अपनी ही मर्जी से नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसको ईस्ट स्टेट्स की मीटिंग को बुलाना पड़ा। दूसरा कारण ये था कि एक ऐसा प्रपोजल जो था वो पास करना चाहता था टैक्सेस का, के लिए उसने क्या किया कि स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया। तीसरा यह था कि मोनार्क कुड अलोन डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। तो सिर्फ मोनार्क ही था जो इस बॉडी की मीटिंग जो था वो डिसाइड कर सकता था और उसको बुला सकता था, उस मीटिंग को कन्वीन कर सकता था। लास्ट टाइम हेल्ड इन 1614, 1614 में पिछली दफ़ा हुई थी, और उसके बाद 1789 में हुई। उसके बाद कन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल जो 1789 में हुई, उसमें क्या था कि लुइस 16 ऑन 5 मई 1789। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने क्या किया कि एक असेंबली जो थी स्टेट जनरल की उसको कन्वीन किया गया, ताकि एक प्रपोजल जो था न्यू टैक्सेस का उसको पास किया जा सके। दूसरा ये था कि कन्वीन इन दी रेस्प्लेडेंट हॉल इन वर्सलेस। तो वर्सलेस का जो हॉल था वहां पे उसको कन्वीन किया गया था, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स थी। फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। ठीक है, तो इसमें जो पहली और दूसरी स्टेट्स थी उसने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजे थे, जो कहाँ थे, वो आगे सीटेड थे फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, मतलब लेफ्ट राइट में दोनों साइड में वो बैठे हुए थे। थर्ड स्टेट जो थे सेंट 600 मेंबर्स, उन्होंने 600 मेंबर्स भेजे थे, लेकिन हैड टू स्टैंड एट दी बैक। तो उनको बैठने के लिए भी नहीं जगह दी गई, वो दे वर स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द अदर टू स्टेट्स। अब बात करेंगे हम थर्ड स्टेट्स की, जिसको रिप्रेजेंट करते थे कौन, मोर प्रॉस्पेरस एंड एडुकेटेड मेंबर्स जो थे उस थर्ड स्टेट के, वो लोग जो थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें कौन कौन से थे, जैसे पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू दी असेंबली। लेकिन असेंबली में कुछ ऐसे लोग थे थर्ड स्टेट के जिनको जो था वहाँ पे आना जो था उनको डिनाई किया गया था, जैसे पीजेंट्स थे, आर्टिसंस और वुमेन जो थे उनको असेंबली में एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद दियर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 4000 लेटर्स। 4000 लेटर्स का जो है ग्रीवेंसेस बना, जिसमें उनकी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस जो थी उसको लिस्ट किया गया, विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रॉट विद देम, जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने साथ लाया था। फिर उसके बाद थी जो एजुकेटेड हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच ई स्टेट हैड वन वोट। तो वोटिंग जो थी उसको कंडक्ट कैसे किया गया कि एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक स्टेट के बाद क्या होगा, पास होगा, एक वोट होगा। तो डिमांड बाय द थर्ड स्टेट जो थी उसकी डिमांड क्या थी, उसकी कुछ वहां पे जो थी डिमांड्स थी, वो क्या क्या थी कि वोटिंग टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो वो क्या चाहते थे थर्ड स्टेट वाले कि वोटिंग इस तरीके से कंडक्ट की जाए कि हर मेंबर जो स्टेट का है वो वोट दे सके, वुड हैव वन वोट, कि हर एक मेंबर का एक वोट हो, ना कि एक स्टेट का एक वोट हो। तो इस तरह से अगर बात करें तो 300 मेंबर्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, और 600 मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट के थे। लेकिन अगर बात करें जिस तरह का प्रिंसिपल था वहाँ पे, तो फर्स्ट और जो थे सेकंड स्टेट जो थे उनके दो वोट्स, मतलब एक एक वोट उनका हो गया, वो थर्ड स्टेट का एक ही वोट था। हालांकि उनके मेंबर्स जो थे वो 600 थे, बल उनका वोट जो था वो एक ही कंसिडर किया जाता था,
तो इस तरह से उन्होंने डिमांड की कि हर मेंबर जो स्टेट का है उसको एक वोट जो है वो दिया जाए, हर एक का वोट जो है उसको काउंट किया जाए। द किंग रिजेक्टेड दिस डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट। किंग ने क्या किया कि ये थर्ड स्टेट की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके साथ में क्या हुआ, थर्ड स्टेट जो थे वो असेंबली से प्रोटेस्ट में मतलब मुजाहरे करते हुए वो बाहर निकल गए। 20 जून 1789 को क्या हुआ कि थर्ड स्टेट वीव देमसेल्व्स एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। तो थर्ड स्टेट ने क्या किया कि खुद को इस तरीके से पेश किया, उन्होंने ये कह दिया कि स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, कि वो पूरे फ्रेंच नेशन को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। दे वर द स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रांस। असेंबली इन ए हॉल ऑफ टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलेस। तो ग्राउंड्स ऑफ वर्सलेस में एक कोर्ट था, टेनिस कोर्ट जिसका नाम था, वहां पे असम्बल्ड हुए वो सारे और डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, और खुद को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली। स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स अंटिल दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। तो उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का नहीं बन जाता, ड्राफ्ट नहीं हो जाता, वो यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो जो पावर थी मोनार्क की उसको वो लिमिट करना चाहते थे। लेड बाय मिराबियो एंड एबिसाइज और कन्विंस टू एंड द फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम जो फ्रांस में चल रहा था उसको एंड करने का उन्होंने टोटल जो था फैसला ले लिया था। इवेंट्स ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इवेंट्स थे, नेशनल असेंबली वाज बिजी एट ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नेशनल असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी थी, व्यस्त थी, और रेस्ट ऑफ द फ्रांस सी थी विद टर्माइल। अब बात करेंगे सीवियर विंटर इन फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ कि सीवियर विंटर हुआ, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी और रिजल्टेड इन बैड हार्वेस्ट, जिसकी वजह से फसल की हार्वेस्ट जो थी वो अच्छी नहीं हुई। एंड प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, और ब्रेड की जो थी प्राइसेस वो हाई हो गई। बैंकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड द सप्लाईज। तो बैंकर्स ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और इस तरह से उन्होंने जो सप्लाईज आ रही थी फूड्स की उसको उन्होंने होर्ड कर दिया, जमाखोरी शुरू कर दी। After spending long hours in queues at the bakery, crowds of women become angry and stormed into the shops. तो जब बेकरी की शॉप्स पे लंबी लंबी लाइनों में काफ़ी समय तक उनको खड़े रहना पड़ा, तो उसकी वजह से जो वुमेन्स की क्राउड्स थी वो इतने एंग्री हो गए कि जिन्होंने वो शॉप्स में मतलब स्ट्रॉम मतलब उसमें घुस गए। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। तो किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को, फौज को, कि वो पेरिस में गश्त करे। On 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। तो उन्होंने 14 जुलाई को क्या हुआ कि क्राउड जो एजिटेट कर रही थी उन्होंने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। रूमर्स एंड देयर रिजल्ट्स। लॉर्ड्स ऑफ मैनर हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स। तो लॉर्ड्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया, जो मालिक थे वहाँ के, उन्होंने मैनर्स जो हायर कर दिए बैंड्स के, ब्रिगेड्स थे, और उन्होंने क्या, वो किसकी तरफ चले थे, डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स, जो पकी हुई क्रॉप्स थी, फसलें थी, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़े। तो इस फियर की वजह से क्या हुआ कि पीजेंट्स सीज ह्यूज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक चैटियक्स, और उसकी वजह से, इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया कि चैटियक्स पे अटैक किया। Peasants looted hoarded grains and burnt down documents of manorial records। तो peasants ने क्या किया कि जो hoarded grains थे उनको लूट कर दिया और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके रिकॉर्ड्स के मेमोरियल रिकॉर्ड थे उसको जला दिया। Many nobles fled from their homes to neighboring countries। जो नोबल्स थे वहाँ पे, वहाँ से वो भाग गए, नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। रिवोल्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो रिवोल्ट हुआ और उसके बाद में नेशनल असेंबली की जो थी रिकॉग्निशन हुई। ड्यू टू द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, फाइनली लुईस 16 जो था उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन अकॉर्ड कर दी गई। उसके बाद एग्रीड दैट हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी एग्री किया कि उसकी पावर्स जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वो चेक करेगा। ऑन 4 अगस्त असेंबली पासिस डिक्री। 4 अगस्त को क्या हुआ कि असेंबली में ऐसी डिक्री पास की गई जिसके ज़रिए क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम जो था जिसमें ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वाज फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। तो क्लर्जी के मेंबर्स जो थे जिनके पास प्रिविलेजेस थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस को जो है उसको छोड़ दें, गिव कर दें।
टिथिस वाज एबॉलिश एंड लैंड ऑफ चर्च वाज कन्फिस्केटेड। तो टिथिस जो टैक्स जो था वो क्लर्जी वाले जो उसको कलेक्ट करते थे उसको एबॉलिश किया गया और चर्चिस के लैंड को कन्फिस्केट कर दिया गया, उसको कब्जे में ले लिया गया। फिर फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरह से क्या हुआ कि फ्रांस जो थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द मोनार्क, तो मोनार्क की पावर्स को इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट किया। तो पावर्स जो मोनार्क की थी वो असाइन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में की गई, वर असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरह से फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हेडेड बाय ए मोनार्क बट हुज पावर्स वर चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी पावर्स को जो थी पावर्स उसको असाइन किया गया टू 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वेस्टेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉज टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो थी वो उसके पास अब पावर थी, वो लॉज को बना सकते थी। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। सेम असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो असेंबली को इनडायरेक्टली जो पीपल जो लोग थे वहाँ के वो उसको इलेक्ट करते थे। सिटीजन्स वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। तो सिटीजन्स जो थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चूज करते थे, वोट करते थे, और बदले में वो क्या करते थे, असेंबली को चूज करते थे। ऑल सिटीजन्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। जितने भी सिटीजन्स वहाँ पे थे उनको वोटिंग राइट नहीं थे, और जो भी आदमी 25 साल की एज का या उससे ज़्यादा था जो टैक्सेस पे करता था उसी को एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज, मतलब अगर 1 महीने का वो काम करता है और उसमें अगर 3 दिन का वो अपना लेबर्स का वेज जो है दे पेड एज ए टैक्स अगर वो पे करता था तो उसको एक्टिव सिटीजन का जो था टाइटल उसको मिलता था, स्टेटस मिलता था, एंड एंटाइटल टू वोट। रिमेनिंग मैन जो वुमेन थे उसको पैसिव सिटीजन्स कहा गया, जिनको वोट देने का हक नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, मैन के राइट्स जो थे उसकी डिक्लेरेशन की गई, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स कौन कौन से थे, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। डिस्क्राइब्स as natural and inalienable rights and belong to each human being by birth and could not be taken away। तो ये सारे जो rights थे that are inalienable, वो किसी से भी अलग नहीं किए जा सकते हैं, और साथ में ये सभी लोगों का जो है वो जन्म से अधिकार है उन rights को पाने का, and could not be taken away, उनसे वो छीने नहीं जा सकते। अब बात करेंगे हम पॉलिटिकल सिंबल्स, जैसे ब्रोकन चेन जो यहाँ फोटो पर शो की गई है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, जब कोई भी फ्री होता है तो दैट इज व्हाट दैट शोज ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट। उसके बाद है लॉ टैबलेट, लॉ इज सेम फॉर ऑल। लॉ टैबलेट यहाँ फोटोग्राफ में जैसे हम देख रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन ऑफ 26 अगस्त 1789। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉज इज सेम फॉर ऑल, सभी के लिए कानून बराबर है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द विंग्ड वुमेन, इसमें है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। आई विद ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के साथ जो आई यहाँ फोटोग्राफ में दिख रही है, इसका मतलब है कि रेज ऑफ सन ड्राइव्स अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस जो है उसको जो है सन की रेज जो है उसको क्या कर देती हैं, ड्राइव अवे, उसको डिस्पेल कर देती हैं। सेप्चर क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग नाइदर बिगनिंग और एंड, एक रिंग का ना ही उसकी शुरुआत है कहीं से, ना बिगनिंग है और ना उसका आखिरियत है। रेड फ्रिगियन कैप जो है, इसका मतलब क्या है कि वॉर्न बाय स्लेव्स, स्लेव्स पहनते थे जब वो फ्री हो जाते थे, आज़ाद हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड कलर्स जो हैं द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस। थैंक्स।